Hello students, how are you all? Welcome to the online classes of Ambition Study Center. So हमने एक चैप्टर चालू किया था बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक. सबसे पहले हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. फिर हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन में सबसे जो बेसिक स्टेप होता है वो है डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग ये सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप होता है. डीएनए से कॉपी तैयार हो जाती है, एग्जैक्ट वैसे ही नहीं हो पाती है. एग्जैक्ट वैसी कॉपी तैयार हो पाती है कि नहीं, कुछ वहाँ पे एरर होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशंस आते हैं. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ही वेरिएशन जो सिर्फ कॉपिंग में एरर के वजह से आ रहे हैं, उतने ही वेरिएशंस वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं. अदर देन दैट वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ऑफस्प्रिंग होता है, इंडिविजुअल होता है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स जैसा. उसमें हमने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखे थे बेटा. फिर व्हाट वर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव सीन. सबसे पहले हमने क्या देखा था, फिजन. वी हैव सीन फिजन. फिजन में हमने देखा था बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन एज इन अमीबा और लेशमीनिया में हमने देखा था जहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है. और उसके बाद हमने मल्टीपल फिजन देखा था जो किस में हो रहा था, प्लाज्मोडियम में हो रहा था. वहाँ पे एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर में मेनी न्यूक्लियर डिविजन followed by cytoplasmic division takes place and it gives rise to multiple daughter cells, है ना. जो मलेरिया पैरासाइट होता है, सॉरी मलेरियल पैरासाइट होता है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है बेटा, मल्टीपल फिजन. सो उसके बाद में हमने क्या देखा था आफ्टर फिजन. नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा का जो फिलामेंट है वो बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है और फिर वो छोटे पीसेस में ब्रेक होता है, फ्रैगमेंट में ब्रेक होता है. एंड ईच पीस स्टार्ट्स टू लिव एज एन इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा. ये हो गया फ्रैगमेंटेशन. उसके बाद में हमने रीजनरेशन देखा था जो प्लेनेरिया में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स डिवाइड होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं और उसके बाद में डिफरेंशिएट यानी अलग अलग सेल भी वो बना सकते हैं. इसीलिए हर एक पार्ट से पूरा का पूरा प्लेनेरिया वहाँ पे डेवलप हो रहा था, है ना. चाहे उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, एक प्लेनेरिया को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया या वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया तो वो 3 अलग अलग प्लेनेरिया बना लेगा. ओके, सो दिस वाज रीजनरेशन. लेकिन हमने बोला था कि रीजनरेशन को हम एक ट्रू रिप्रोडक्शन ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज़ पे तो डिपेंड नहीं रहेगा कि कोई आके उसको कट करे या एक्सीडेंटली वो कट हो और फिर डिवाइड हो, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ नेचुरल प्रोसेस. सो इसलिए हमने बोला था कि इट इज़ नॉट वेरी मच रिप्रोडक्शन. सो उसके बाद में हमने क्या देखा था आफ्टर रीजनरेशन वी हैव सीन बडिंग. बडिंग भी हमने 2 तरीके की देखी थी, एक यूनिसेलुलर में और एक मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट में हमने देखा था एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है, वैसे ही हमने हाइड्रा में देखा था. हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसमें रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो रीजनरेटिव सेल्स डिवाइड होते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, डिवाइड होके एक वो मास ऑफ सेल बना लेते हैं, एक आउटग्रोथ जैसे बना लेते हैं. उस आउटग्रोथ को ही हमने कहा था बेटा बर्ड. उस आउटग्रोथ को हमने कहा था बर्ड. एंड आफ्टर दैट bud is formed. That bud grows in size and bud grows in size and a small baby hydra is formed. वहाँ पे एक छोटा बेबी हाइड्रा फॉर्म हो जाता है और जब वो सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा तो वो पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, टूट के सेपरेट हो जाता है और अपनी इंडिविजुअल लाइफ कंटिन्यू करता है. दिस वाज बडिंग. उसके बाद में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था, जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि लीफ, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, इनके मदद से वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा था, नया प्लांट तैयार हो रहा था. ये कहाँ पे यूजफुल था, जैस्मिन, रोज, ऐसे प्लांट्स जहाँ पे सीड बनाना, जैसे वो सीड बनाना उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे प्लांट का अगर हमको प्रोपगेशन करना है सो वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये हम यूज कर सकते हैं. पोटैटो में हमको देखने को मिलता है, मनी प्लांट में, ब्रायोफाइलम में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको देखने को मिलता है. उसके बाद में हमने देखा था बेटा what next we have seen after vegetative propagation we have seen spore formation. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोरेंगियम में स्पोर होते हैं और वो स्पोरेंगियम जब बर्स्ट होता है और स्पोर आजू बाजू स्प्रेड हो जाते हैं, जब उनका अच्छा वार्म और मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा तो वो स्पोर जर्मिनेट होके वो फंगस फॉर्म कर सकते हैं. अगर प्लांट के स्पोर है तो उसमें से प्लांट भी
निकलता है। सो ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे जहाँ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व था, और यहाँ जो भी ऑफस्प्रिंग तैयार होते थे वो पूरे के पूरे पैरेंट जैसे ही सिमिलर होते थे। थोड़े बहुत उनमें वेरिएशंस आते भी है तो वो डीएनए में कॉपी होने में अगर कोई गलतियाँ होती है उस वजह से आते थे। उसके बाद में हमने देखा कि वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है। वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है वो भी बदल रहा है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग को भी या सारे एनिमल्स और प्लांट को भी अपने आप में वेरिएशंस चेंजेस लाने पड़ेंगे तो ही वो फिट हो पाएगा सर्वाइव होने के लिए। इसीलिए वेरिएशन सर्वाइव करने में बेनिफिट देते हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था फिर जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस आए? सो इट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स के डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है ना। 23 क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट से, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट से आते हैं, है ना, यानी गमेट, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो गमेट होता है। मियोसिस से फॉर्म होता है गमेट्स, और गमेट का फ्यूजन होके जाइगोट बन जाता है बेटा, यानी दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे वेरिएशन भी आएगा। और ये जो दोनों पेरेंट्स का डीएनए या क्रोमोसोम था उसमें भी कॉपी होते टाइम पे कुछ वेरिएशंस आए होंगे, और उसके पहले में भी जो वेरिएशंस आए होंगे वो भी उस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन एक तैयार हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो यही इंपॉर्टेंस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स ग्रेटर वैरायटी, ज़्यादा वैरायटी हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलती है, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन वैरायटी अगर किसी ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट रहेगी तो वो उतना ही बेटा उसको सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में हेल्पफुल साबित होगा बदलते हुए इन्वायरमेंट में। हमने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके भी देख लिया था। सो ये सब हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वाई हाफ होना जरूरी है क्रोमोसोम के नंबर का। अगर क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होंगे तो क्या होगा, हर आने वाले जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल डबल होते जाएगा। और डबल जेनेटिक मटेरियल अगर हो रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यू कैन से दैट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले ही हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और ऐसे सेल्स जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए है ना, क्रोमोसोम्स पे तो डीएनए होता है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 में से 23 क्रोमोसोम्स है। ऐसे सेल्स को ही हम कहते हैं मेल गमेट और फीमेल गमेट, जो कि मियोसिस के प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। एंड यही इंपॉर्टेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स का, है ना। हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गमेट्स, ऐसा कोई भी गमेट हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखा था। सो आई होप ये कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था पूरा तरीके से, किस तरीके से वहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, सारी चीज़ हमने देखी थी। फिर वहाँ पे ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और वो सीड से फिर सीड में एम्ब्रियो होता है, और वो सीड से फिर फ्यूचर प्लांट वहाँ जर्मिनेट होता है। सो इतना हमने लास्ट क्लासेस में कवर कर लिया था। नाउ टुडे वी विल सी अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमको देखना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल रिप्रोडक्शन वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ प्यूबर्टी। हम थोड़ा सा प्यूबर्टी का कंसेप्ट देख लेते हैं। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? It is the age at which sex hormones begin to be produced and the male and female become sexually mature to reproduce. Puberty वो एज है बेटा, puberty वो एज है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना चालू होते हैं। डेवलप होना चालू होते हैं कौन से ऑर्गन्स? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना चालू होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के इफेक्ट के अंदर में ही उनका डेवलपमेंट होता है। हार्मोन्स के इफेक्ट के अंदर में ही उनका डेवलपमेंट होता है। एंड जब उनका डेवलपमेंट होगा सो दे विल बी रेडी टू रिप्रोड्यूस, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे बेटा। मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के रोल हमने देखे हैं। वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो ऐसी एज जहाँ पे ये ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा स्टार्ट, उसी एज को कहा जाता है बेटा प्यूबर्टी, उसी को कहते हैं प्यूबर्टी। अब गर्ल्स में ये होती है 10 to 12 ईयर्स।
गर्ल्स में ये चेंजेस कब चालू होते हैं, समवॉट अर्ली हो जाते हैं गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स, और बॉयज में 13 to 14 ईयर्स वाली जो एज होती है उसको कहते हैं प्यूबर्टी। क्या हो रहा है, मेल फीचर्स, फीमेल फीचर्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट चालू हो रहा है, और जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे एट दैट टाइम द बॉडी विल बी रेडी फॉर द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वी हैव सीन वेरियस हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन से, टेस्टिस जो होता है मेल में, इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो हार्मोन होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन्स। उसके बाद में ओवरी, फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी के कौन से हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी रिलीज करती है बेटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करता है और फीमेल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। नाउ वेरियस चेंजेस अकर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी का ये एज होता है यानी 10 से 12 साल या 13 से 14 साल, सब में अलग अलग होता है। नियर अबाउट समझ लो एक रफली 10 to 17 ईयर्स में ये प्रोसेस होती है, 10 to 17 ईयर्स में। तो एट दैट टाइम वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, द चेंजेस लाइक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट टू ग्रो, है ना, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। उसके साथ में फीमेल फीचर्स लाइक हमने जो पहले पढ़े थे इनके इफेक्ट्स हमने देखे थे ना, फीमेल में वॉइस फेमिनाइन हो जाती है, स्किन बिकम सॉफ्टर, एंड इन मेल वॉइस थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, बियर्ड स्टार्ट्स टू ग्रो। ऐसे चेंजेस हमको देखने को मिलता है ये प्यूबर्टी वाले एज में मेल और फीमेल में। उसके साथ ही में बॉडी का अगर हम प्रोपोर्शन देखें, सो बॉडी का प्रोपोर्शन भी चेंज होने लगता है, बॉडी का डेवलपमेंट भी अलग तरीके से होता है, और मेल और फीमेल एकदम ही अलग अलग अपीयर होने लगते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। सो दीज ऑल चेंजेस हैपेंस ड्यू टू दिस हार्मोन। ये हार्मोन की वजह से ही हो रहा है, ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। मेल बॉडी फीमेल बॉडी सबका दोनों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज होता है। इसके अलावा भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ वहाँ पे चालू हो जाती है। इन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल वी विल स्टडी इट इन द अपकमिंग टॉपिक्स। ओके, अपकमिंग टॉपिक में हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। ओके, सो ये सारी चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं बेटा बॉडी में। समझ में आ रहा है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रेडी किस तरीके से हो रहे हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हाई दिस ऑर्गन्स एंड दिस चेंजेस अपीयर्स एट दिस एज ओनली। ये एज पे ही क्यों ये सारे चेंजेस होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पहले बॉडी जो है वो बॉडी प्रॉपरली मैच्योर होती है, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ होती है। हमारी सारी एनर्जी, बॉडी की सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में ही लगती है कि पहले बॉडी प्रॉपरली ग्रो हो जाए, और जब बॉडी प्रॉपरली ग्रो हो जाती है उसके बाद में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारे फीचर्स डेवलप होने लगते हैं। और जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं एट द टाइम वी से कि बॉडी जो है बॉडी प्रॉपरली रिप्रोडक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गई है बेटा। ओके, सो दीज ऑल चेंजेस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसके अलावा जो मेल फीचर्स होते हैं और जो फीमेल फीचर्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स हमको पता है, आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग के पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स है वो पूरे बॉडी के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो 1 जो होता है सेक्स क्रोमोसोम वो सेक्स डिसाइड करता है, यानी वो बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है ना। बॉय में यानी मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में होता है बेटा XY, मेल में होता है XY जो सेक्स क्रोमोसोम है, यानी यू कैन से 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 23rd पेयर यानी 45 और 46 नंबर वाला क्रोमोसोम मेल में XY होता है, वही फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये कहीं ना कहीं फीमेल
फंक्शंस के लिए, फीमेल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और XY मेल फंक्शंस के लिए और मेल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे बता दी है, ओके। सेक्स क्रोमोसोम्स इतना पता है ना, 23rd पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो एक्चुअली में क्या डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है। XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। सो ये प्यूबर्टी वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया है। नाउ वी नो दैट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। दो पेरेंट के साथ में और क्या चीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे, गमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गमेट्स क्या है, गमेट्स आर नथिंग बट रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स जिसको हमने बोला था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कह लो या सेक्स सेल्स कह लो या जर्म सेल्स कह लो या गमेट्स कह लो, एक ही बात है। और किस में इन्वॉल्व होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बेटा। क्यों इन्वॉल्व होते हैं, व्हाई, बिकॉज दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स विच हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके पास में क्रोमोसोम का नंबर हाफ ही होता है। हाफ मतलब 23 पेयर्स में से सिर्फ 23, यानी मेल गमेट है तो उसके पास में 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल गमेट है तो उसके पास में 23 क्रोमोसोम्स। और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी हमने कल की क्लास में देखा था, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल के गमेट का कॉम्बिनेशन, जब वो कंबाइन होंगे तो 23 मेल गमेट से 23 फीमेल गमेट से मिलके वापस से नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसलिए गमेट फॉर्मेशन किस में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये भी हमने देख लिया था प्रीवियस क्लासेस में, फिर से एक बार रिवाइज हो गया। तो अभी हम देखते हैं मेल गमेट। मेल गमेट जो होता है बेटा, मेल गमेट को कहते हैं स्पर्म। इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में अगर हम मेल गमेट की बात करेंगे तो उसको कहते हैं स्पर्म, ठीक है। प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स में हमने देखा था पोलन ग्रेन में मेल गमेट होता है, उसको हमने कोई ऐसा नाम नहीं दिया था। लेकिन एनिमल्स में मेल के गमेट को क्या कहते हैं, मेल के गमेट को कहते हैं स्पर्म, ओके। मेल गमेट इज नोन एज स्पर्म, इन एनिमल्स इट इज नोन एज स्पर्म। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा स्पर्म का, एक टेल होती है इसमें। क्यों, क्योंकि हमने कल ये भी देखा था कि मेल गमेट कैसा होता है, मेल गमेट मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब इट इज मूविंग, मूव करता है। तो ये जो टेल है, ये टेल उसको मूव करने में मदद करती है। उसके बाद में हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। मेल गमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ये आगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। मेल गमेट कौन बनाता है, मेल गमेट बनाता है टेस्टिस, यानी टेस्टिस के दो काम हो गए, एक तो टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन भी वो टेस्टिस बनाता है, और गमेट, मेल गमेट यानी स्पर्म भी वो फॉर्म करता है, ओके। नेक्स्ट इज फीमेल गमेट। फीमेल गमेट, फीमेल गमेट के बहुत सारे नाम है, कल भी बताया था, ओवम, एग या oocyte। ओवम मतलब एक, ओवा बोलोगे तो प्लूरल हो जाएगा, ओके। सो ओवम, oocyte या एग यानी फीमेल गमेट। एग्सेल, एग, oocyte, ओवम मतलब फीमेल गमेट को कहते हैं। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। और ओवरीज का दूसरा फंक्शन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन भी वो तैयार करता है, उसके साथ में फीमेल गमेट को भी तैयार करता है। टेस्टिस मेल गमेट को तैयार करते हैं, ओके। सिंपल स्ट्रक्चर होता है फीमेल गमेट का। सिंपल स्ट्रक्चर, एक सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहेंगे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर होता है ओवम का या एग सेल का, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, बताओ कौन सी प्रोसेस होगी, कमेंट करो। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमेट को क्या कहते हैं हम, गिव्स राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, कमेंट करके बताओ क्या होती है वो प्रोसेस, कल भी देखा हमने। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमेट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमने देखा था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स में मेल और फीमेल गमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन तो होना जरूरी है। मेल और फीमेल गमेट जब तक फ्यूज नहीं होगा तो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग तैयार नहीं होगा। तो मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है यानी कॉम्बिनेशन, जब वो मिल रहे हैं आपस में तो वहाँ पे जाइगोट बनता है, ये भी हमने देखा था। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बनता है। ये सारा हम पहले ही बेसिक जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने कवर कर लिया बेटा। अच्छे से पढ़ लो, सारी डेफिनेशन याद कर लो और अभी टॉपिक प्रिपेयर कर लो। बाद में कुछ दिनों के बाद अगर आप किताब खोल के देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी कंसेप्ट फ्रेश है, प्रिपेयर इट नाउ एंड
कंप्लीटली अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लो इसको। क्लियर हो गया है? हमने देखा था फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यही प्रोसेस को बोलते हैं ना फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब इसका फ्यूजन होगा, मेल गमेट फीमेल गमेट फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए, तो जब आपस में जुड़ गए तो एक सेल तैयार होता है, सिंगल सेल, वही सेल को हम कहते हैं जाइगोट, है ना। इसमें 23 क्रोमोसोम्स, 23 यहाँ पे वापस से 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ये हमने देखा था पहले ही, थोड़ा सा रिकॉल करो अच्छे से, समझ में आ गया? तो जाइगोट का डेफिनेशन भी आप बता सकते हो। जाइगोट का डेफिनेशन पूछा तो क्या बोलोगे? इट इज अ सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट एंड फीमेल गमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आप बता सकते हो। सेम इससे थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे कर दूंगा तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया है? तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? बॉडी के अंदर में हो रहा है, इनसाइड द बॉडी अगर हो रहा है कोई फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी अगर हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर में। फर्टिलाइजेशन मतलब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गमेट और फीमेल गमेट फ्यूज हो रहे हैं, मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल के बॉडी के अंदर में होता है ह्यूमन बींग्स में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर ये बॉडी के बाहर हो, अगर बॉडी के बाहर में हो तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर में फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गमेट का, जो कि हमको बेसिकली बहुत से एनिमल्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फ्रॉग्स, फ्रॉग्स में देखने को मिलता है, यानी जो फीमेल है वो अपने बॉडी के बाहर एग सेल्स रिलीज करती है, वैसे मेल फ्रॉग है वो स्पर्म रिलीज करता है, और इस तरीके से उनके बॉडी के बाहर वहाँ पे स्पर्म और एग सेल का फ्यूजन होता है, यानी वो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट ह्यूमन बींग्स में होता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये हमने बेसिक पढ़ लिया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड कि एक्चुअली में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है और किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है वो देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, seminal vesicles, prostate gland and penis. These all are the organs which are present in the male reproductive system. अब ये हर ऑर्गन के डीप में हमको नहीं जाना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। Why? Because testis produces sperm. Testis produces sperm and we know that sperm are nothing but male gamete. Male gamete को कौन फॉर्म करता है? टेस्टिस फॉर्म करता है। ओके, नाउ स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं टेस्टिस में, एंड टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होने के बाद वो जाते हैं, वो ट्रैवल कैसे होंगे वो देखेंगे हम। वो ट्रैवल होते हैं थ्रू वास डेफरेंस, थ्रू वास डेफरेंस। आप डायग्राम में देखोगे, बेसिक इजी डायग्राम है। टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर में देखना आप ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। वो ट्यूब के थ्रू, वो ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस, वो ट्यूब के थ्रू स्पर्म टेस्टिस से कहाँ पे जाएंगे? वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस से फिर वो जाता है टुवर्ड्स यूरेथ्रा। ये वास डेफरेंस जॉइन हो जाता है यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर निकल रहा है वो भी यूरेथ्रा में जाएगा, और वास डेफरेंस भी जो है वो भी यूरेथ्रा से जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या? स्पर्म का और यूरिन का पैसेज जो है, जो पाथवे है दोनों का, वो सेम वो पाथवे फॉलो करते हैं, यानी बोथ ऑफ देम कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रा, यूरिन एंड स्पर्म। ओके, तो ये हो गया टेस्टिस का काम। ठीक है, टेस्टिस का काम। नाउ टेस्टिस जो है, टेस्टिस आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम। एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जिसके अंदर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है, एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी यानी जो एब्डोमेन है, स्टमक के नीचे वाला एरिया है, उसके बाहर में आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। व्हाई? बिकॉज टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो जो है बेटा वो बॉडी टेम्परेचर में फॉर्म नहीं हो पाते हैं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर में प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटम।
सो ये हो गया टेस्टिस, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, स्पर्म जाएंगे वास डेफरेंस एंड वास डेफरेंस से फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर आते हैं। एंड उसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी है, कौन सी ग्लैंड्स? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स, और हमको पता है ग्लैंड है मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेशन वो रिलीज करने वाली है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपने कुछ सिक्रेशन तैयार करके रिलीज करते हैं। अब ये सिक्रेशन का यूज क्या है? ये सिक्रेशन क्या करते हैं? स्पर्म के लिए एक फ्लूइड, स्पर्म को एक फ्लूइड एनवायरनमेंट में बनाए रखते हैं। सिक्रीशंस है ना, तो स्पर्म को फ्लूइड एनवायरनमेंट में बनाए रखते हैं, जिसके मदद से क्या होगा? स्पर्म का मूवमेंट भी इजी हो जाएगा अगर उसके आजू बाजू में फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा तो कहाँ से आता है ये फ्लूइड? इट कम्स फ्रॉम ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड अनदर यूज इज न्यूट्रिशन। ये जो स्पर्म में कुछ जो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन लगेगा, स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड, न्यूट्रिशन वो लगेगा, तो वो न्यूट्रिशन भी उसको कहाँ से मिलेगा? थ्रू द सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है और स्पर्म को एक लिक्विड फ्लूइड एनवायरनमेंट में वो प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म का मूवमेंट ईजी हो। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, उसमें टेल होता है, टेल उसको मूव करने के लिए मदद करता है क्योंकि उसको एग सेल ओवम तक पहुंचना है, ओवम तक पहुंचना है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आगे हम देखने वाले हैं। तो उसको स्पर्म को ओवम तक पहुंचना है, फीमेल गमीट तक पहुंचना है, तो उसको मूव करना जरूरी है, इसलिए उसके पास में टेल एक प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ बिट टफर, या आप कह सकते हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। इतना क्लियर हो गया सबको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? नाउ वी विल सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, टेस्टिस भी दो होती है बेटा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वैसे ही ओवरीज भी दो होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज आर देयर। उसके बाद में ओविडक्ट, यहाँ पे डायग्राम बनाई है मैंने, ओवरी, दो ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है दो, ओविडक्ट का दूसरा ही नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट एक ही चीज़ है, दोनों भी एक ही इसका नाम है। उसके बाद में इसमें प्रेजेंट है यूटेरस, यू कैन सी यूटेरस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यूटेरस। यूटेरस के बाद में होता है वजाइना, यूटेरस के बाद में होता है वजाइना। एंड ये जो यूटेरस और वजाइना को जो उनके बीच की जो ओपनिंग है, ये जो क्लोज है ना, क्लोज दिख रहा है, ये जो ओपनिंग है उसको कहते हैं सर्वाइक्स। यूटेरस और वजाइना के बीच की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं सर्विक्स। ओके, सो ये बेसिक ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना। अभी इसमें बताओ, थोड़ा देर पहले ही देखा था, कौन प्रोड्यूस करता है फीमेल गमीट को? फीमेल गमीट कौन प्रोड्यूस करता है? कमेंट करके बताओ। फीमेल गमीट आर प्रोड्यूस बाय ओवरीज, फीमेल गमीट आर प्रोड्यूस बाय ओवरीज। ओवरीज जो है वो फीमेल गमीट को प्रोड्यूस करती है। नाउ और एक फंक्शन है ओवरी का, क्या? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना। वैसे ही टेस्टिस का भी एक और फंक्शन है, टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना, ओके, जो हम पहले देख चुके हैं। सो ओवरी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जो फीमेल, जो बेबी गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, एक गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न हो रहा है, तभी उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ, एक्चुअली 2 to 3 मिलियन एग्स होते हैं। कितने? 2 to 3 मिलियन एग्स ओवरी में प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो फीमेल की बर्थ हो रही है तभी उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स, मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो फिर होता क्या है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, हमने देखा प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, एंड डिफरेंट ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल। सो ये जो ओवरी है ना, ओवरी में एक सेल, एक ओवम, एक एग सेल हर मंथ मैच्योर होना चालू होता है, हर मंथ डेवलप होना चालू होता है। कब? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी मतलब जो 10 to 12 ईयर्स वाला एज है ना, उस समय पे ओवरीज में ये इमेच्योर एग्स है। पहले तो इमेच्योर मतलब डेवलप नहीं हुए हैं, वो इमेच्योर मतलब डेवलप नहीं है प्रॉपरली। तो जैसे प्यूबर्टी आती है, एट प्यूबर्टी, ऑन प्यूबर्टी एग्स स्टार्ट्स टू मैच्योर, एग्स मैच्योर होने लगते। तो सारे एग एक साथ मैच्योर होंगे क्या? नो बेटा, एवरी मंथ 1 एग मैच्योर्स, यानी हर मंथ, ये जो ओवरी है ना, ओवरी में बहुत सारे एग हैं, तो हर महीने क्या होगा? एक एग मैच्योर होगा। कब? प्यूबर्टी के टाइम से 1 एग इज रिलीज एवरी मंथ, यानी एक एग मैच्योर होना चालू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और मैच्योर हो गया, वो मैच्योर हो गया मतलब
फुल्ली डेवलप हो गया, प्रॉपर ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, तब हर ओवेरी एक एग को रिलीज करती है। मतलब ये ओवेरी एक एग को रिलीज करेंगी, नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवेरी, यानी अल्टरनेटली चलता है वो, ये एक, फिर ये दूसरी, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ, ऐसा अल्टरनेटली वो हर महीने एक एग रिलीज करते हैं, एक एग रिलीज करते हैं। कब? प्यूबर्टी के टाइम से, प्यूबर्टी के टाइम से। ओके, जैसे ही 10 to 12 ईयर्स वाला प्यूबर्टी वाला एज आ जाता है, हर महीने ओवेरी में एक एग मैच्योर होगा और रिलीज होगा। ओके, एक एग मैच्योर होता है यानी फुल्ली डेवलप ग्रो होता है और रिलीज होता है एवरी मंथ। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी जो एग के रिलीज करने का प्रोसेस है। ओवरी ने एग मैच्योर किया और रिलीज किया, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, नहीं दिया तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ओव्यूलेशन क्या, बस बता दिया यहाँ पे आ गया। तो अभी मुझे बताओ, ओवरी अगर ये एग रिलीज करेगा तो ये ओवरी से एग ट्रांसफर होके कहाँ पे आएगा? फॉरवर्ड कहाँ तो जाएगा वो? ओविडक्ट में जाएगा ना। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एक ही चीज है, ओविडक्ट में जाएगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये अंदर से हॉलो जैसा होता है बेटा, यानी अंदर से फनल लाइक होता है, फनल जैसा, यानी अंदर से हॉलो होता है। तो ये जो ओवरी से जो एग है ना, ये ओवरी से एग आ जाएगा कहाँ पे? ओविडक्ट के अंदर में। ओवरी से एग देखो ओविडक्ट में ट्रांसफर होगा, पुश फॉरवर्ड होगा। ओवरी से रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज हुआ प्यूबर्टी पे पहला एग, और फिर वो कहाँ पे आएगा? ओविडक्ट में आएगा, और ओविडक्ट से फिर आगे में यूटेरस। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से एग सेल ओवम मूव फॉरवर्ड करता है, यानी फीमेल गमेट मूव फॉरवर्ड करता है। उसके बाद में ये हो गया, ये समझ में आ गया। प्यूबर्टी में क्या हो रहा है? एक एग्स के मैच्योर होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। हर महीने एक एग मैच्योर होगा, यानी ही एक ओवम, यानी ही एक फीमेल गमेट मैच्योर होगा और रिलीज होगा। हर महीने ऑल्टरनेटली एक एक ओवरी से ये प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर हम मेल में देखें तो मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है। प्यूबर्टी जब मेल में रीच होती है, मेल में जब प्यूबर्टी रीच होती है, 13 to 14 ईयर्स वाला एज है, तब टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन चालू करती है। और कब तक चालू रहता है स्पर्म प्रोडक्शन? वो डेथ तक चालू रहता है। मेल में स्पर्म डेथ तक प्रोड्यूस होंगे, स्टार्ट कब होंगे? प्यूबर्टी पे। लेकिन फीमेल में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं ना, हमने देखा बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्यूबर्टी पे वो मैच्योर होना यानी ग्रो होना चालू होंगे। प्रेजेंट तो पहले से ही रहेंगे। और कब तक एग रिलीज होता है? ये एग बेटा रिलीज होते हैं अप टू 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये एग्स जो रिलीज हो रहे हैं हर ओवेरी से, चालू कब हुआ? प्यूबर्टी, फीमेल में प्यूबर्टी पे चालू हुआ। और कब तक चलता है ये? 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज। क्यों तब तक ही चलता है मैम? सो द रीजन इज कि जो सारी प्रोसेस है ना, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स है। ये किसके कंट्रोल में हो रही है? फीमेल हार्मोन, जैसे ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपको मेंशन नहीं किया है, तो मैं वो हार्मोन के नाम आपके सामने लूंगी भी नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इतना ध्यान में रखो। वो हार्मोन्स के इफेक्ट के वजह से ही ओवरी से एग रिलीज होगा और सारी प्रोसेस होंगी। तो जैसे 45 और 50 ईयर्स तक ये फीमेल पहुंचती है, तो उनकी जो हार्मोनल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होते हैं या हार्मोन का रिलीज होना बंद भी हो जाता है, जिसके वजह से जो एग रिलीज होने की प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। बेटा आगे अपन और डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मेनोपॉज मिनार्ज भी बोलते हैं। एग रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया सबको किस तरीके से ये हो रहा है फीमेल में। उसके बाद में जो वजाइना है, ये वजाइना इज द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ मेटिंग। फीमेल एंड मेल का जब मेटिंग होता है, सो एट दैट टाइम स्पर्म फीमेल के बॉडी में कहाँ से एंटर करेंगे? थ्रू वजाइना। इट एंटर्स थ्रू वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फिर ओविडक्ट तक वो जाते हैं। ओके, तो स्पर्म एंटर्स थ्रू द वजाइना। वजाइना को बर्थ कैनल ऐसा भी कहा जाता है। वजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनल। वजाइना को बर्थ कैनल भी बोलते हैं। बर्थ कैनल मतलब एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, जब बेबी की बर्थ होती है, सो बेबी डिलीवर होता है थ्रू दिस वजाइना। वजाइना से ही बेबी डिलीवर होता है, इसीलिए उसको बर्थ कैनल भी कहा जाता है। और वजाइना से ही स्पर्म एंटर भी करता है बॉडी में। ओके, सो दिस वाज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम देखते हैं एक्चुअली में किस तरीके से वहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको।
नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। देखो स्पर्म ट्रैवल्स, स्पर्म एंटर किया वजाइना से, ट्रैवल्स अपवर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ये ट्रैवल होकर जाएगा यूटेरस और यूटेरस से फिर ये पहुंचता है ओविडक्ट में बेटा, ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट में हो सकता है कि यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट हो, एग सेल अगर रिलीज हुआ होगा तो एग सेल वहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से स्पर्म जो है, ऐसा स्पर्म का हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से टेल उसमें होती है। तो ये स्पर्म मूव करेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, ये एग है, ये एग सेल रिलीज हुआ और एग आ गया फैलोपियन ट्यूब में। दूसरे कलर से बताती हूँ मैं, ये स्पर्म है, समझ लो स्पर्म, ठीक है। न्यूक्लियस में बस बता रही हूँ स्पर्म का, सब ऐसा मत बोलना कि मैम स्पर्म का स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ होता है, वो हम देख चुके हैं पहले। लेकिन अभी सिर्फ समझ लो कि स्पर्म ट्रैवल करके कहाँ तक पहुंचा, ओविडक्ट तक, और एग वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म विल टेक प्लेस। फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, बताओ कौन सी प्रोसेस हो गई फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म? कमेंट करो फास्ट, जो भी क्वेश्चन पूछती है उसे कमेंट करके आंसर दिया करो। फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, द प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन, यानी अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म आया, ऊपर ट्रैवल किया, ओविडक्ट तक पहुंचा, वहाँ पे ओवम अगर प्रेजेंट है और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा, एक सिंगल सेल बन जाएगा। ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मिटा देती हूँ, दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। इसको हमने क्या बोला, उसको हमने पहले जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, जाइगोट एक सेल का होता है, लेकिन क्या एक सेल ही रहेगा क्या, एक सेल से और दो सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, 32, 64, 128, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, डबल होते जाएंगे, तभी तो जाके पूरा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म तैयार होगा ना। तो जाइगोट क्या जो होता है, जाइगोट के सेल डिवाइड होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पे गमीट फॉर्म हो रहा है क्या, नो। इतना दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब गमीट फॉर्म होंगे तभी सिर्फ मियोसिस होगा। गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे, ओवम के फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा फिर, जब जाइगोट एक सेल से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बना रहा है, यानी वहाँ पे नॉर्मल डिवीजन होगा। एंड नॉर्मल डिवीजन मतलब ही कौन सा, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ आप एस्टान देखो तो वहाँ पे ये वर्ड्स आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ समझने के लिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी बताओ यहाँ पे अगर ग्रो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा डिवीजन होगा, इट विल बी माइटोसिस, क्योंकि हर जगह पे माइटोसिस होता है। एक जगह अगर छोड़ दे तो कौन सी जगह, गमीट फॉर्मेशन। गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा होगा, मियोसिस, अदरवाइज हर जगह पे माइटोसिस। यानी जाइगोट फिर माइटोसिस से डिवाइड होकर एक मास ऑफ सेल बना लेगा, यानी एक सेल का बॉल तैयार हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सेल, 1 से 2 बनेंगे, 2 सेल डिवाइड होंगे तो 4, डिवाइड होगा तो 8, ऐसे एक बॉल ऑफ सेल बना लेता है। वो बॉल ऑफ सेल को हम कहते हैं बेटा एम्ब्रियो। दैट बॉल ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, दैट बॉल ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, अभी एम्ब्रियो यहाँ पे इसका और डिवीजन हुआ, ये क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ओके, ये एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो ओविडक्ट से भी आएगा, ओविडक्ट से भी आता है, ये कहाँ पे, यूटेरस में। ये यूटेरस दिख रहा है, यूटेरस में आता है, और यूटेरस में आने के बाद में बेटा इसका होता है इम्प्लांटेशन। इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ये यूटेरस के वॉल से जुड़ जाता है, ये यूटेरस की वॉल, ये यूटेरस दिख रहा है, यूटेरस मस्कुलर होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक की बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसका बना हुआ होता है, मसल्स का, यानी यूटेरस कैसा है, मसल का बना हुआ है। तो इसके जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, या वॉल ऑफ यूटेरस हम कह सकते हैं इसको, या लाइनिंग ऑफ यूटेरस या वॉल ऑफ यूटेरस इसको कह सकते हैं, इसको लाइनिंग ऑफ यूटेरस या वॉल ऑफ यूटेरस, इसी को बेटा कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। किसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, यूटेरस की वॉल, यानी यूटेरस की अंदर वाली लाइनिंग, यानी ये चीज, ये ठीक है, अंदर वाली लाइनिंग, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो समझ में आया, क्या समझ में आया, बताओ। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, इन पूरे इसमें से फर्टिलाइजेशन होता है बेटा ओविडक्ट में, हमेशा ध्यान में रखेंगे।
फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट ओविडक्ट। यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल के गमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में। यूटेरस में भी वॉल्स ऑफ यूटेरस, वॉल ऑफ यूटेरस मतलब एंडोमेट्रियम, यानी ये एंडोमेट्रियम पे इसका इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन मतलब इसने अपने आप को इम्बेड, अपने आप को जोड़ लिया यूटेरस के वॉल से, ठीक है। ये यूटेरस की वॉल अगर है, यूटेरस की वॉल अगर है, ये एंडोमेट्रियम अगर है, तो जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आके यहाँ पे जुड़ गया, एम्ब्रियो आके यहाँ पे जुड़ गया मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया एंडोमेट्रियम पे, वॉल ऑफ यूटेरस पे, ओके, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या होगा? ये बॉल ऑफ सेल वैसा ही रहेगा क्या? बॉल ऑफ सेल में ऑर्गन्स तैयार होंगे, हैंड, लेग्स, हार्ट, हेड, ब्रेन, लिवर, लंग, सारे ऑर्गन जब तैयार होंगे तो जब ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, जब ऑर्गन फॉर्म हो गए हैं तब हम उसको एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, तब हम उसको फीटस कहते हैं बेटा, ठीक है। जब ऑर्गन, जब बॉल ऑफ सेल है तो एम्ब्रियो, वो बॉल ऑफ सेल में अगर ऑर्गन्स तैयार हो गए तो उसको कहते हैं फीटस। तब हमको समझ में आता है ना फीमेल फीटस, क्यों? क्योंकि फीमेल ऑर्गन्स वहाँ हमको दिखाई देंगे, मेल फीटस, मेल ऑर्गन्स दिखाई देंगे। क्लियर हो रहा है? सो जब ऑर्गन्स फॉर्म हो गए तो वो हो गया फीटस। अब मुझे बताओ ये बेबी या एक तरीके से फीटस या एम्ब्रियो जब ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन मतलब खाना, फूड उसको भी लगेगा ग्रो होने के लिए। सो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा बेटा? कौन सप्लाई करेगा? मदर, मदर सप्लाई करेंगे। अब मदर कैसे सप्लाई करेंगी? तो जहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हुआ है ना, इम्प्लांटेशन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे एक ऑर्गन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एक ऑर्गन तैयार होता है, स्पेशल टिश्यू फॉर्म होता है। वो स्पेशल टिश्यू को कहते हैं बेटा प्लेसेंटा। वो स्पेशल टिश्यू को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और स्पेशल टिश्यू प्लेसेंटा इज फॉर्म। वो कैसा होता है? प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखो डिस्क लाइक होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम देखो अच्छे से, ओके। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैज विलाय। विलाय मतलब ऐसी जो प्रोजेक्शन होती है ना, प्रोजेक्शन हमने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय होती है, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं विलाय। यानी ये डिस्क में देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है, फिंगर लाइक आप देख लेना, एस चार्ट पेज नंबर 162 पे दिया हुआ है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें प्रेजेंट होती है, और कौन सा साइड में? एम्ब्रियो के साइड में, यानी एम्ब्रियो वाले साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और मदर वाले साइड में क्या होती है? ब्लड स्पेसेस। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू ही मिलेगा ना। मदर ने जो खाया वो मदर के ब्लड में आया, और वो ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ गया? प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो के पास गया, और एम्ब्रियो वाले साइड में विलाय प्रेजेंट थी। विलाय प्रेजेंट थी तो सरफेस एरिया में बढ़ गया। विलाय का काम ही क्या होता है? विलाय का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाने से। फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, फिंगर जैसी प्रोसेसेस होती है जिसको कहते हैं विलाय, उसका काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अगर ऐसा है, ऐसा सिंपल है, तो सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली इसका ना। तो विलाय ने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। किस चीज के लिए? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन चाहिए ना ग्रोइंग एम्ब्रियो को, तो उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता रही हूँ, एम्ब्रियो को ग्रो हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू है प्लेसेंटा, उसमें डिस्क लाइक होता है, वो विलाय प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के साइड पे, और ब्लड स्पेसेस होती है मदर के साइड पे। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन। एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए, एम्ब्रियो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करेगा, तो वो कैसे रिमूव करेगा? वो इस तरीके से करता है कि वो वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में भेज देगा, और मदर की बॉडी उसको रिमूव कर देंगी। यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू ये सारी चीजें होती है। डिस्क लाइक ऑर्गन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। क्लियर हो रहा है इतना? अभी मुझे बताओ, जब ये एम्ब्रियो, इफ दैट एम्ब्रियो, और एक चीज, प्लेसेंटा और मदर का जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। ये दिख रहा है आपको, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो जुड़ा होता है। यानी प्लेसेंटा से अभी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिल जाएगा फीटस को,
या एम्ब्रियो को और वेस्ट मटेरियल भी एक्सचेंज होके बाहर चले जाएगा। ओके, तो इतना ही था हमारा अबाउट प्लेसेंटा। सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है, यहाँ पर विलाय प्रेजेंट है, सरफेस एरिया बढ़ गया एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह के लिए। क्लियर हो गया? इस तरीके से ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मदर। इसलिए कहा जाता है कि मदर जो भी चीज़ खा रही है वो एम्ब्रियो तक पहुंचती है थ्रू प्लेसेंटा। ओके, और प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कैसा जुड़ा है? थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बर्थ होने के बाद वो कट करके सेपरेट किया जाता है बेबी को। उसके बाद में मुझे बताओ, जब यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, ये यूटेरस में एक्चुअली में एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो जब यूटेरस में ग्रो हो रहा है तो एम्ब्रियो को प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी लगेगा, और ये जो यूटेरस है वो भी प्रॉपर सूटेबल होना चाहिए, अच्छा थिक होना चाहिए, ताकि वहाँ पे एम्ब्रियो सेफली अच्छे से ग्रो हो पाए। सो उस दौरान क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस यानी अगेन एंडोमेट्रियम थिकनेस, यानी ये मोटा हो जाता है बेटा, थिक हो जाता है, थिक ग्रो होता है, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाता है, क्यों? ताकि एम्ब्रियो को प्रॉपरली नरिश कर सके। नरिश मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं एम्ब्रियो की वो पूरी कर सके। उसके लिए क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम का वॉल भी मोटा ग्रो हो जाएगा, थिक ग्रो हो जाएगा। ठीक है, थिक ग्रो हो जाएगा एंड ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। वहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म होगा, प्लेसेंटा में एम्ब्रियो वाले साइड में विलाय होंगी, मदर वाले साइड में ब्लड स्पेसेस होंगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज अच्छे से होगा। ठीक है, सो समझ में आ गया? एक बार फिर से शॉर्ट में रिकॉल करती हूँ। स्पर्म एंटर किए वजाइना के थ्रू, ओविडक्ट में पहुंचे, ओविडक्ट में हुआ फर्टिलाइजेशन, बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट, फ्यूजन ऑफ ओवम और स्पर्म हुआ, क्या बना? जाइगोट, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस। क्लियर हो रहा है? तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ? वॉल ऑफ यूटेरस में। उसके लिए यूटेरस की वॉल कैसी बन गई? थिक बन गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गया। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ? यूटेरस में। यूटेरस में भी एंडोमेट्रियम पे जो वॉल होती है यूटेरस की, वहाँ पे यूटेरस जो है एक इलास्टिक के बैग जैसा होता है स्ट्रक्चर। फिर यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ, फिर वो एम्ब्रियो में ऑर्गन्स डेवलप होंगे, और जब ऑर्गन बन जाते हैं तब हम उसको एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, तब हम उसको फीटस कह देते हैं बेटा, तब हम उसको फीटस कह देते हैं। फिर एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक ऑर्गन फॉर्म होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल और ऑक्सीजन का काम करता है। अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन से बर्थ, फर्टिलाइजेशन यानी जो फर्टिलाइजेशन हुआ उससे बेबी के बर्थ तक का जो समय है, पूरा समय, उसको कहा जाता है जेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड यानी फर्टिलाइजेशन से बेबी के बर्थ तक का, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ वो बेबी का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है एंड दैट बेबी इज रेडी टू टेक बर्थ। ठीक है, अब बर्थ, जो बर्थ का प्रोसेस होता है, बर्थ ऑफ बेबी का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पार्चुरेशन। उसको क्या कहते हैं? पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। अब कैसे होगा पार्चुरेशन? तो उसके लिए जो वॉल ऑफ यूटेरस है ना, यहीं पे ग्रो हो रहा है, इसको वुम भी कहते हैं बेटा, इसको वुम भी कहते हैं, वुम। ठीक है, तो ये यहीं पे ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो फीटस यहीं ग्रो हो रहा है। तो जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए और एम्ब्रियो फुल्ली ग्रो हो गया, एम्ब्रियो फुल्ली ग्रो हो गया, तो उसके बाद में क्या होगा? When the embryo grows fully, 9 मंथ के बाद में जो यूटेरस की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी ऐसे सिकुड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो बेबी पुश फॉरवर्ड होगा। बेबी पुश फॉरवर्ड होता है एंड इट कम्स आउट थ्रू वजाइना। बेबी पुश फॉरवर्ड होता है एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना, इसीलिए हमने वजाइना को बर्थ कैनल भी बोला था। तो समझ में आया? यूटेरस की वॉल में, ये जो यूटेरस की वॉल्स है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और बेबी की पूरी ग्रोथ हो जाती है एंड देन द बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का। आई होप इतना आप सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और फिर एक्चुअल में पूरी प्रोसेस देखी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं ना, बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओविडक्ट में, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। अभी आगे हम देखते हैं बेटा कि इफ एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके, वी विल सी दैट। सो
नेक्स्ट वी विल सी बेटा, छोटा सा टॉपिक हमारा है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, हमने क्या बोला, यहाँ पे स्पर्म और अगर एग सेल का यूनियन हुआ तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी एग तो हर महीने रिलीज होगा प्यूबर्टी से, जब प्यूबर्टी होगी तो हर महीने एक एग मैच्योर होगा और रिलीज होगा, यानी एग तो रिलीज हो गया यहाँ पे, ठीक है, एग रिलीज हो गया है, एग रिलीज हो गया है, लेकिन एग रिलीज हो गया, लेकिन क्या हुआ बेटा, स्पर्म एग तक नहीं पहुंचा, यानी स्पर्म और एग का यूनियन नहीं हुआ, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जब एग रिलीज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम को तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो उसने क्या किया है, उसने खुद के लाइनिंग को थिक बना लिया है, ब्लड सप्लाई भी अपना बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो का यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने वाला है, ऐसा यूटरस को लग रहा है कि उसका इम्प्लांटेशन वहाँ पे होने वाला है, इसलिए यूटरस भी तैयारी कर रहा है। बट व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट हैपेंस, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, यानी जाइगोट बना क्या, नहीं, तो एम्ब्रियो बनेगा क्या, नो, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन होगा क्या, नहीं, इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ, देयर इज नो प्रेगनेंसी, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, सो एंडोमेट्रियम यानी जो वॉल ऑफ यूटेरस है उसको थिक होके कोई मतलब नहीं है, वो थिक तो इसीलिए हो रहा था ताकि वो बेबी को प्रॉपर्ली नरिश कर पाए, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसको थिक होके कोई मतलब नहीं है। और ये एग सेल भी किसी काम का है क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नो, सो ये एग यहाँ से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, ठीक है, यूटेरस तक आ जाएगा एग सेल, और ये जो थिक वॉल हो गई है उसका भी कोई काम नहीं है, तो ये वॉल भी शेड हो जाती है, शेड मतलब ब्रेक हो जाएगी, यानी जो थिक वॉल ग्रो हुई थी वो ब्रेक हो जाएगी, यानी डेड सेल्स, उसके साथ में ये एग जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो ओवरी यूटेरस की लाइनिंग थी वो उसके डेड सेल्स वो शेड हो जाएंगी, ब्रेक या डीजनरेट हो जाएंगे, एंड दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द वजाइना अलोंग विथ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, ब्लड के साथ में क्या क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अनफर्टिलाइज्ड एग, वैसा का वैसा ही एग, उसके बाद में जो वॉल थिक हो गई थी उसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो वॉल भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी, वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, बैक टू नॉर्मल, यानी जो थिक वॉल ग्रो हुई थी वो टूट गई, यानी डेड सेल्स, उसके साथ में एग और उसके साथ में ब्लड, ये हमारे बॉडी से वजाइना के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर रिमूव आउट हो जाता है, और उसी को कहा जाता है बेटा मेंस्ट्रुएशन, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, समझ में आया। इफ एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग जो वॉल थिक ग्रो हो गई थी वो भी डीजनरेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी उसके डेड सेल्स और साथ में ब्लड ये बॉडी के बाहर वजाइना के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है, और ये प्रोसेस 5 to 8 डेज या 2 to 8 डेज तक ये प्रोसेस चलती है हर महीने। क्यों? क्योंकि एक महीने ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट महीने फिर से एग रिलीज होगा, नेक्स्ट मंथ हमने बोला ना हर मंथ हो रहा है, नेक्स्ट मंथ फिर से एग रिलीज होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वॉल फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर से उस तरीके से ब्लड के साथ में वो रिमूव आउट हो जाएगा, फिर अगले महीने फिर एग रिलीज होगा, ये वॉल थिक ग्रो होगी, अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग सेल एक दिन तक 24 डेज तक जिंदा रहता है, उसके बाद में अगेन वो ये डेड सेल के साथ में एग और ब्लड बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है, जिसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए क्योंकि देखो हर महीने यानी 28 डेज, हर 28 डेज में ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहती है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और फर्स्ट टाइम कब होगी ये, फर्स्ट टाइम कब होती है बेटा, प्यूबर्टी के टाइम पे, ऑन प्यूबर्टी एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्लड के साथ में और यहाँ के यूटेरस की जो लाइनिंग है वो भी टूट जाएगी और उसके साथ में बॉडी के बाहर में रिमूव आउट हो जाता है, 2 to 8 डेज तक देयर इज ब्लीडिंग एंड दिस प्रोसेस हर मंथ होगी ये प्रोसेस, इसको ही कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। कब तक होंगी हर मंथ, बताओ, फर्टिलाइजेशन होते तक। इफ फर्टिलाइजेशन हुआ यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ तो बताओ मेरे को अनफर्टिलाइज्ड एग तो रह नहीं गया, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो यहाँ आपके इम्प्लांट हो गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो ये वॉल को ब्रेक होने की जरूरत है क्या, नहीं, ये वॉल को तो अभी 9 मंथ्स तक थिक बने ही रहना है, तब वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा क्या, नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, अदरवाइज हर मंथ वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। इसलिए फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब देयर इज प्रेगनेंसी, बेबी इज डेवलपिंग इन द वूम, यूटेरस में बेबी डेवलप हो रहा है
तो एग भी नहीं है, एग भी फर्टिलाइज हो गया, ये वॉल भी थिक ही रहेंगी, इनका भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो उतने टाइम के लिए मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है बेटा, और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, बेबी की बर्थ हो जाती है, तो उसके बाद में फिर से मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूअस चलता है। कब तक चलता है? अगेन मैंने बताया 45 से 50 ईयर्स तक वो चलता है। वाई? बिकॉज ये हार्मोन के कंट्रोल में हो रहा है। ये पूरा मेंस्ट्रुएशन, ये वॉल थिक कैसे होंगी मैम, कैसे थिक होंगी? अगेन हार्मोन्स मैंने पहले ही बता दिया, जो फीमेल हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं बेटा ये सब। तो इसका गड़बड़ हो जाता है 45-50 इयर्स के एज में, पूरी साइकिल गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, तो ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया तो एग सेल रिलीज होना भी स्टॉप हो गया, मतलब ही मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया। ये 45 से 50 इयर्स के एज में होता है, जिसी को मेनोपॉज या मेनार्च ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वो विमेन कैन नॉट बियर चाइल्ड, ठीक है, वो चाइल्ड को बियर कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मेनोपॉज हो गया, मतलब एग ही अब रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई है। ओके, सो दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन और मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। ये पूरा हमने देखा कब? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीज होंगी। लेकिन हर महीने तो ऐसा नहीं होगा, हर महीने तो फर्टिलाइज नहीं होगा, नॉर्मली फर्टिलाइज होगा ही नहीं। सो क्या होगा? एवरी मंथ अनफर्टिलाइज्ड एग, ये जो वॉल थिक ग्रो हो जाती है वो, और ब्लड के साथ में ये एग बाहर बॉडी के रिलीज हो जाएगा, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। हर 28 डेज में ये प्रोसेस फिर से होंगी, क्योंकि हर महीने ओवरी एक एग रिलीज कर रही है। फिर यूटेरस का वॉल थिक ग्रो हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका ब्रेकडाउन हुआ, एग और ब्लड के साथ में वो रिलीज हो गया। हर 28 डेज में प्रोसेस चलेगी फॉर 5 to 8 डेज, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रोसेस रुक जाएगी, देयर इज प्रेगनेंसी, एंड अगेन उसके बाद में प्रोसेस कंटिन्यू होगी। कब तक? 45 से 50 ईयर्स तक। फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ये हो गया पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो आप थोड़ा सा रीड भी कर लेंगे बेटा घर पे। उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया, उसमें बताया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको पूरे बॉडी को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन करना है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखना है। उसके बाद में आपको कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, सम मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स आपको बताए हैं। उसमें बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड में क्या होता है? वी यूज सम काइंड ऑफ बैरियर्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग। मीटिंग के टाइम पे कुछ बैरियर्स यूज किए जाते हैं, जिसके मदद से क्या होगा? जिसके वजह से एग सेल और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा, यानी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। वो एक बर्थ कंट्रोल मेथड है। दूसरा केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में सम टैबलेट्स वगैरह ली जाती है। टैबलेट्स वगैरह वो हार्मोनल टैबलेट्स होती है, मतलब वो हार्मोन्स, ये सारी प्रोसेस हार्मोन ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हार्मोन के लेवल को कम ज़्यादा करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम ज़्यादा करती है, जिसके वजह से क्या होगा? ये ओवरी जो है वो ओवरी एग ही रिलीज नहीं करेगी। ओवरी एग रिलीज नहीं कर रही है। कब? इफ हमने कुछ केमिकल टैबलेट्स खाई है एट दैट टाइम ओवरी एग रिलीज नहीं कर रही है। एग रिलीज ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो ज़ाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देयर विल बी नो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। उसके बाद में कुछ मेथड हमको दिए हैं, सम डिवाइसेस लाइक कॉपर टी एंड ऑल, कुछ डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस डॉक्टर्स जो है वो बॉडी के अंदर में इम्प्लांट करते हैं, बॉडी के अंदर में सर्जिकली वगैरह इम्प्लांट किए जाते हैं। यूटेरस में वो इम्प्लांट किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। यानी अगर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ भी, फर्टिलाइजेशन होकर ज़ाइगोट बना, एम्ब्रियो भी बना, लेकिन वो एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा यूटेरस में, और इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी क्या? नो। तो वो भी एक तरीका है बर्थ कंट्रोल का। और सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है? ये वास डेफरेंस है ना, उसको कट करके स्टिच कर देते हैं। वास डेफरेंस को कट करके स्टिच कर देंगे तो बताओ स्पर्म्स आगे ट्रांसफर होंगे क्या? स्पर्म आगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे। उसके बाद में फीमेल में भी ऐसा चीज कर सकते हैं। फीमेल में ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच कर दिया जाता है, तो इसको कट करके स्टिच कर देंगे तो बताओ ओवम आगे में आएगा क्या? एग सेल आगे में आएगा क्या? नो। सो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं किसके बेटा? बर्थ कंट्रोल के। ये मेथड्स की मदद से बर्थ कंट्रोल यानी अनवांटेड चाइल्ड को अवॉइड किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको दी हुई है ऑन पेज नंबर 138 एंड 139, यू कैन read them
एंड उसके बाद में आपको और बताया कि सर्जिकली जो है, सर्जिकली प्रेगनेंसी को या जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है उसको बॉडी से रिमूव भी किया जा सकता है इफ द पर्सन डजेंट वांट्स द चाइल्ड। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी आजकल होता है फीमेल फीटिसाइड के लिए। फीमेल फीटिसाइड मतलब बहुत से इंडिया में वगैरह ऐसी मेंटालिटी है कि फीमेल चाइल्ड उनको नहीं चाहिए होता है। सो जैसे ही पता चलता है सोनोग्राफी एंड ऑल टेक्निक्स में पता चलता है कि दैट चाइल्ड इज अ गर्ल, तो उसको सर्जिकली बॉडी से सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो ये उसका गलत यूज़ है। तो ये सारे यूज़ को भी अवॉइड करना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। यही आपको उस टॉपिक में दिया गया। तो यहाँ पे हमने हमारा पूरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये चैप्टर कवर कर लिया है। सारे टॉपिक्स हमने देखे। आज हमने पहले का रिवाइज भी किया। आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सी नई चीज़ें हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से सारे लेक्चर सुनने हैं। जब भी आपको डाउट डिफिकल्टी होती है तो आप फ़ोन करके पूछो। अगर आपको होमवर्क समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे डिफिकल्टी है तो आप फ़ोन करके पूछो, या आप वीडियो फिर से 1-2 बार चला कर देख लो तुरंत, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। एंड आपको होमवर्क प्रॉपरली पूरे नोट्स बनाने हैं बेटा। जो नोट्स बनाएगा उसी का फायदा होगा, क्योंकि अब आपका प्रिपरेशन, आपका भविष्य आपके हाथ में है। अभी हम आपको सिर्फ पढ़ा के दे सकते हैं, आपसे करवा के लेने वाला अभी हमारे पास में क्लासरूम एडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉपर नोट्स तैयार करो। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको इसके एक्सरसाइज, जो बीच के क्वेश्चंस है वो भी हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है और टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाने हैं। कहीं भी दिक्कत आई तो आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। यू कैन यूज एज वेल एस चांद भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लो, या अभी मार्केट तो पूरा खुल गया है, आप परचेज भी कर सकते हो। और अच्छे से पूरा नोट्स बना के उसको प्रिपेयर कर लेना है बेटा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नोट्स बनाओ, एक्सरसाइज सॉल्व करो प्रॉपर डायग्राम के साथ में, और होमवर्क सेंड करो, फोटोज क्लिक करो और व्हाट्सएप पे ट्यूशन के नंबर पे सेंड करो। ओके, सो अच्छे से आपको अभी ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। अभी हमारा क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू।